ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल देश की सियासत में दो बड़ी हलचल पर है। पहली खबर यह है कि बिहार में 23 जून को विपक्षी दलों की बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। उससे पहले आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के सामने शर्त रख दी है कि अगर कांग्रेस एकता चाहती है तो दिल्ली और पंजाब में चुनाव लड़ना छोड़ दे, यानी कि 2024 का चुनाव वहीं नहीं लड़े। बदले में आम आदमी पार्टी भी राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेगी। इससे पहले और भी दल कह चुके हैं कि एकजुटता तभी होगी जब जो दल जहां पर मजबूत है उसे अकेला लड़ने दिया जाए। कांग्रेस का रुख भी यही है कि 2024 में पूरे देश में बीजेपी के साथ 1 to 1 की टक्कर हो, यानी बीजेपी के सामने विपक्ष की ओर से एक उम्मीदवार, साझा उम्मीदवार उतारा जाए। लेकिन इसके लिए क्षेत्रीय दल हर राज्य में कांग्रेस से ही छूट मांग रहे हैं। उधर पंचायत चुनाव की सियासत को लेकर ममता बनर्जी तो इतनी नाराज हैं कि अब खुलेआम कह दिया है कि राज्य में लेफ्ट का साथ देने वाली कांग्रेस देश में टीएमसी से साथ मांगने के लिए मत आए। ऐसे में 23 जून की बैठक में क्या बात होगी, इसका इंतजार है। इन सबके बीच विपक्ष की बैठक के सूत्रधार नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के अलग होने के बाद महादलित वोट बैंक जोड़े रखने के लिए माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे और दामाद को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। आज नया मंत्री भी महादलित समुदाय से ही बनाया है। तो इन तमाम हालात में कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्या 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक से पहले केजरीवाल और ममता बनर्जी के बयानों से माहौल बिगड़ने लगा है? क्या 23 जून की बैठक से पहले छोटे दलों ने कांग्रेस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है? क्या बिहार में जीतन राम मांझी के जाने से नीतीश कुमार को महादलित वोट का नुकसान होगा या नहीं होगा? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। पटना में दलित मंत्री के शपथ ग्रहण की घटना हो या 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी एकजुटता की पहली सबसे बड़ी बैठक, दोनों खबरों के पीछे 2024 की चुनावी बिसात बिछाने की कोशिश है। पहले सुनिए नीतीश कुमार की अगुवाई में कराई जा रही विपक्षी एकता की कहानी। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक। नीतीश का दावा है 17 दलों के मुखिया को न्योता भेजा गया है, सबने आने का वादा भी किया है। इस बैठक में अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं और उससे ठीक पहले कांग्रेस के साथ एकजुटता दिखाने के लिए शर्तों की झड़ी लग गई है। ममता बनर्जी कह चुकी हैं एकता रखनी है तो कांग्रेस बंगाल छोड़ दे। अखिलेश कह चुके हैं यूपी छोड़ दे और अब केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस एकता चाहती है तो पंजाब और दिल्ली भी छोड़ दे। एक बात बताइए, 2015 में कांग्रेस की सीट 0, 2020 में दिल्ली में कांग्रेस की सीट 0, तब भी वो यहाँ चुनाव लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं वो यहाँ चुनाव? वो कह दें कि पंजाब और दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम भी कह देंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम नहीं लड़ेंगे। आइए टेबल पे आके बातचीत तो कीजिए। आम आदमी पार्टी ने तो फिर भी कांग्रेस को बराबरी का ऑफर दिया है। 2 राज्य छोड़ने के बदले 2 राज्य छोड़ने को तैयार है। लेकिन जो क्षेत्रीय दल 1-2 राज्यों में सिमटे हैं, न जाने वो कांग्रेस के सामने कैसी शर्त रखने लगे। अब या तो कांग्रेस केजरीवाल को अध्यादेश वाले मसले पर साथ देकर डील फाइनल करे या फिर केजरीवाल के कंडीशन वाली एकता के लिए हामी भरे। उधर बीजेपी ये कह रही है कि 23 जून को कांग्रेस केजरीवाल की डील पर क्या जवाब दे पाएगी और पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में एक दूसरे पर बमबाजी कर रही टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस के नेता 23 जून को कितने एकजुट हो पाएंगे। वैसे 23 जून की बैठक के सूत्रधार नीतीश कुमार को पूरी उम्मीद है कि बैठक कामयाब होगी और उससे पहले नीतीश कुमार घरेलू मोर्चे पर अपनी सियासत भी पक्की करने की कोशिश में है। विपक्ष की बैठक के एन पहले बिहार सरकार में शामिल एक घटक दल अलग हो गया। बिहार में महादलित वोट के प्रतिनिधि माने जाने वाले जीतन राम मांझी के बेटे ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल बिहार में 16% दलित महादलित वोट की जबरदस्त जंग है। इसमें करीब 6% दलित वोटर रामविलास पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, जबकि करीब 5.5% महादलित वोट पर जीतन राम मांझी जैसे नेता का प्रभाव है। जीतन राम मांझी के जाने के बाद महादलित वोट बैंक के नुकसान की भरपाई के लिए नीतीश कुमार ने 2 पहल की। महादलितों के कोटे से अपनी ही पार्टी के महादलित रत्नेश सदा को मंत्री बना दिया, जो पिछले सोनबरसा सीट से 11 साल से विधायक हैं। ऊपर से बिहार के माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भगीरथ मांझी और दामाद मिथुन मांझी को जेडीयू में शामिल कर लिया। ऊपर से यह भी कह दिया कि अच्छा हुआ जीतन राम चले गए, अंदर की बात जाकर बीजेपी को बता देते थे। तो एक बात सबको मालूम था कि जहां कहीं भी वो बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे
आप मिल करके फिर हमारे यहाँ भी आकर के कहते थे ये हुआ, तो हम तो जान ही रहे थे सब बात। तो हमने एक बार कह दिया, और जब मेरे पास मिलने आए तब भी हमने कह दिया कि या तो आपको इतना ज्यादा हमने बनाया, कोई दूसरा नहीं बनाया, या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए, और नहीं तो अलग होना है तो अलग हो जाइए। तो मर्ज नहीं किए, कहा कि ठीक है तो हम अलग हो जाते हैं, अलग हो गए, ठीक ही हुआ। तो उसी का देखिए जरूरी था। अभी 23 तारीख को मीटिंग है, तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। नीतीश कुमार आज आरोप लगाया है कि जो 23 तारीख जो मीटिंग होने वाली है उसमें आप रहते तो आप सारी बातें बीजेपी को बताएं। अब जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी, जो जैसा करता है उसको सही समझ में आता है। हम इस तरह की बात नहीं करते हैं, शायद वो करते होंगे तो उनको सलामत। ये माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के जनता को तो ठगते ही रहे हैं फ्रॉडिज्म करके, लेकिन पूरे राजद और महागठबंधन को उन्होंने सियासी फ्रॉडिज्म के शिकार बना दिए। और आज अपने दल के एक विधायक को शपथ ग्रहण करा लिया, लेकिन राजद के 2 सीट खाली रहने के बाद भी और कांग्रेस के 2 सीट खाली रहने के बाद भी शपथ ग्रहण नहीं होने दिए। बहरहाल बिहार में नीतीश अपने वोट बैंक का गणित ठीक करने में जुटे हैं। विपक्षी दलों के नेता अपना अपना गणित ठीक कर रहे हैं। अब सारा दारोमदार कांग्रेस पार्टी पर है, जो 23 जून को पटना में होने वाली 2024 की रणनीति की मुख्य नीतिकार होगी। पंकज कुमार और आदित्य वैभव के साथ आज तक ब्यूरो। विपक्ष के नाव के खेवैया बनना चाहते हैं नीतीश कुमार, लेकिन उसके ठीक पहले एक हफ्ते के बाद जो विपक्षी दलों की बड़ी बैठक पटना में होने जा रही है, एक के बाद एक दूसरे दलों की ओर से जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उससे क्या बीजेपी की खुशी बढ़ेगी या फिर उसके लिए मुश्किलें आ जाएंगी, और कांग्रेस पार्टी क्या कुर्बानी देने को होगी तैयार, जैसा कि तमाम दूसरे विपक्षी दल चाहते हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव रंजन जी, स्पोक्स पर्सन जेडीयू के हमारे साथ मौजूद हैं। परविंदर सेठी जी, आम आदमी पार्टी के आप सपोर्टर हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय तिवारी थोड़ी देर में आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ होंगे। स्टूडियो में धीरेन्द्र कुमार जी, एलजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले सैयद जफर इस्लाम साहब, आपसे ही शुरुआत करते हुए, वो तो कह रहे हैं जासूस लगाकर रखा था भारतीय जनता पार्टी ने, अच्छा हो गया चले गए मांझी उधर, वरना इधर की बात उधर करते। तिकड़म बिठाने की कोशिशों में है बीजेपी, जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं। चित्रा जी, आपने सुना होगा खाली बर्तन आवाज बहुत करता है। नीतीश कुमार जी का वैसे ही हाल है, खाली बर्तन है, इसलिए कि अपने बलबूते पे तो ना कभी बिहार स्टेट में कभी जीता है, ना तो कोई ऐसा बड़ा कंट्रीब्यूशन किया कि सेंटर में उन्होंने कोई सपोर्ट किया हो। वो दूसरे के कंधे पर रह के या बैसाखी के सहारे वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़े आगे, लेकिन लोगों के सहारे बढ़े। आज आरजेडी के सहारे, कल बीजेपी के सहारे थे। खुद के बेसिस पे कभी कुछ किया है क्या उन्होंने? कभी नहीं किया है। तो आज अगर बिहार की बात होती है या देश की बात होती है, हर जगह उनको बैसाखी चाहिए। अगर ये कहते कि बिहार में हम अकेले जीत जाएंगे और अकेले एक सरकार बनाने की क्षमता रखते हैं, तो मानते कि कुछ उनकी वक़्त होगी सेंटर में भी। आज उनकी इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो अपने 20, 30 या 10 सीट भी अपने बलबूते पे वहां पर जीत पाए। जिसके साथ चले जाते हैं उसके साथ तो मजबूत हो जाते हैं ना। जफर इस्लाम साहब, कैसे नकार सकती है बीजेपी? इतने सालों तक उन्हीं के चेहरे पर आप लोगों ने सरकार चलाई है, आज कह रहे हैं नीतीश कुमार मायने ही नहीं रखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। मैंने कहा कि देखिए, जिसके कंधे पे बैठते हैं वो स्ट्रेटेजी करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अब वहां की जनता भी समझ चुकी है। हाँ। अब जनता समझ चुकी है कि इस तरह के लोग, अब देखिए जो जमीन से जुड़े, जैसे मांझी साहब को कैसे उन्होंने बखी की तरह निकालने की कोशिश की, लेकिन और एक बार नहीं, कई बार उनके साथ बदसलूकी किया है। वहां की जनता देख रही है, दलित समाज वहां देख रहा है कि किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं दलित समाज के साथ वो। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ये कितनी भी जोड़ तोड़ कर ले, ना तो इनको, ना ये नाम जो है एक्सेप्टेबल है केजरीवाल को ना एक्सेप्टेबल है राहुल गांधी को ना एक्सेप्टेबल है ममता बनर्जी। तो ये खिचड़ी कैसे बनेगी? इसलिए कि आप देखिए ना, अब आप जो कंडीशन लगा रहे चित्रा जी, कंडीशन लगा रहे हैं, ऐसे कंडीशन है जो किसी को एक्सेप्ट नहीं होगा। अब ये कह रहे कल तक तो आपका चेहरा पसंद आप ही कह देंगे तो कांग्रेस वाले क्या बोलेंगे? कंडीशन वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? पूछ लेती हूँ अभय दुबे जी से। चित्रा जी, मैं 2-3 बातें कह रहे, जल्दी से मैं कह रहा हूँ कि आज तक तो ये
जल्दी से चित्रा जी, आज तक तो ये कहते थे कि भाई आपका चेहरा पसंद नहीं, मेरा चेहरा अच्छा है, दुनिया देश की जनता पसंद करेगी प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए। अब तो ये हो गया कि भाई आप देखिए वहां के नीचे के लोग जो एमपी के इलेक्शन लड़ते हैं, अब वो कह रहे दिल्ली से खाली कर दो, आप वहां करना पंजाब खाली कर दो, कोई कह रहा है यूपी खाली कर दो, तो ये खाली कर दोगे। और एक जगह आदरणीय प्रधानमंत्री जी है जहां पूरा जगह जो उनके देश में उनकी लोकप्रियता से भरा है, और इसलिए कि हमने काम किया है। आप मुझे समय देंगे तो मैं समय दूंगी, लेकिन उसके पहले अभय दुबे जी से जवाब ले लेती हूँ। ठीक है सर, आऊंगी आपके पास। अभय दुबे जी, आपके पास आते हुए, अब जितने भी क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर आप बीजेपी को हराने का सपना देख रहे हैं, तकरीबन सभी कांग्रेस पार्टी से ही कुर्बानी मांग रहे हैं। उधर ममता बनर्जी ने भी टिप्पणी कर दी, जो हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया। इधर आम आदमी पार्टी कह रही है दिल्ली और पंजाब का सपना छोड़ दीजिए, बाकी 2 राज्यों में हम आपको सपोर्ट कर देंगे। इस कुर्बानी के लिए तैयार है कांग्रेस? अभय दुबे जी, ताकि बीजेपी हार जाए। पहले तो आप आपका टाइटल ठीक कीजिए। प्रतिपक्षी दलों का दलदल नहीं, ये विपक्ष का आत्मबल है जो एक साथ आए हैं। और वही सिखा रहे हैं हमें एकता का पाठ। दल मतलब अलग अलग दल, इसका मतलब है। यही तो बात है ना कि जिसके चश्मे से जो दिखाई दे। अभय दुबे जी, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। वही पढ़ा रहे हैं, वही पढ़ा। देखिए मैं इनके बीच बोलता हूँ, वो नहीं बोलेंगे, बोलिए। वही पढ़ा रहे हैं एकता का पाठ, जिनके साथ नहीं है कोई एक भी साथ। जफर साहब उनको बोल लेने दीजिए प्लीज, जब आप बोल रहे थे तो वो बीच में नहीं बोल रहे थे। ठीक है, बोलिए। ये अभ्यास थे। अब फिर मैं कहूंगा तो आपको बुरा लगेगा पूरी डिबेट। एक हमको पाठ मत पढ़ाइए कि कौन साथ है, सब साथ छोड़कर चले गए। जो कालांतर से थे, टीडीपी, शिवसेना, अकाली दल, जेडीयू, जितने साथ थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की भारतीय जनता पार्टी के, वो सब साथ छोड़ गए। एकमात्र लेकर अपना दल बचाए 2 लोकसभा सीटों। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के लिए दुविधा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का महाविकास अघाड़ी के साथ महाराष्ट्र में है, हमारा गठबंधन बिहार में है, हम छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, सारे प्रांतों में कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को पहले आप पार्टी के लिए भी मैं खास करके कहना चाहता हूं कि आप पार्टी कांग्रेस की शरण में आने से पहले एक बात स्पष्ट रूप से समूचे देश से क्षमा मांग ले कि कैसे उसने हमारी मनमोहन सिंह जी की ईमानदार सरकार को दुष्प्रचार करके बदनाम किया। ये बात रही पंजाब और दिल्ली की, तो साहब दिल्ली के लोकसभा चुनाव में हमारे 22% वोट परसेंटेज थे, आपके 19 थे, हमसे कम थे। पंजाब के लोकसभा चुनाव में हमारे 40% वोट परसेंटेज था, 8 सीटें जीते थे, आपका सिर्फ 7% है। तो जहां तक वेस्ट बंगाल और दिल्ली पंजाब का प्रश्न है या आपका प्रश्न है, तो यही परिस्थितियां 2004 में निर्मित हुई थी। हमारा व्यापक गठबंधन नहीं बना, लेकिन आप देखिए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अलग लड़ी थी, उस समय लेफ्ट पार्टी अलग लड़ी थी, जबकि वो वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में और मौजूदा परिस्थितियां अलग है ना। एक तरफ नरेंद्र मोदी की मजबूत 303 पार्टी वाली सरकार है जो अकेले बीजेपी ने अपने बलबूते जीती थी, वहीं दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी जो पहले ही आप लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है, वो भी तब जब लोकसभा में आप लोगों का पिछली बार का प्रदर्शन कम से कम आम आदमी पार्टी के मुकाबले अच्छा था। ममता बनर्जी क्या कह रही हैं वो भी मैं बता देती हूं। आज जो लोग, अब से कुछ ही देर पहले उनका बयान आया है, इसलिए इस बात का जिक्र करना जरूरी है। आज जो लोग बोल रहे हैं कि बंगाल में शांति नहीं है, मैं उनसे पूछती हूं कि सीपीआईएम के राज में कौन सी शांति थी? कांग्रेस तो बहुत राज्यों में रही है, वो संसद में हमारा सहयोग चाहती है, हम भाजपा के खिलाफ उनका सहयोग देने को तैयार हैं, लेकिन सीपीआईएम से हाथ मिलाने के बाद आप बंगाल में हमसे सहयोग मांगने ना आए। इसका मतलब समझ रहे हैं आप अभय दुबे जी? सीधा संकेत दे दिया है कि बंगाल में बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं पाले ममता बनर्जी से। कैसे होगी फिर विपक्षी एकता? चित्रा जी मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। एक बात का आपकी जवाब दे दूं पहले में। भारतीय जनता पार्टी के 11 प्रांत में एक भी सांसद नहीं है, जब इनका प्रचंड बहुमत आप बता रही हैं। पिछले 31 विधानसभा चुनाव 5 साल में हुए हैं, सिर्फ 6 विधानसभा में पूर्ण बहुमत है, बाकी या तो बैसाखियों पर है या हत्याई है, हथकंडों से सत्ता इन्होंने। हमने कहा कि वेस्ट बंगाल में ना होता हो ना हो, उत्तर प्रदेश में ना होता ना हो, प्रतिपक्षी दल जहां जो मजबूत है दृढ़ता से लड़े। ये एक अलायंस पोस्टपोल
अलायंस भी होगा, एक प्री पोल अलायंस होता है। तो ये जो प्रतिपक्षी दलों की मीटिंग है, इसमें क्या समाधान सबका साथ है कि भीषणतम महंगाई, बेरोजगारी की आग में झोंक दिया, संसाधनों की लूट, किसान की आमदनी 27 रुपए और उनके धन्ना सेठ 1600 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमाने वाले। ठीक है सर, कुछ तकनीकी दिक्कत भी बीच बीच में आ रही है, उसको जल्दी से हम दुरुस्त करवाते हैं। आप लेकिन जो बातें कही है जल्दी से जफर इस्लाम साहब 2 लाइन में आप जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास। मैं बहुत संक्षेप में चित्रा जी, मैं इतना कहना चाहता हूं इनको कि हमारे गठबंधन के बारे में कह रहे, अरे भाई हमने तो गठबंधन धर्म निभाया है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो गठबंधन धर्म निभाने में बिलीव करती है और हमने इसको गिराया है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, जो ये बातें जो अभी सुन रहे थे ना, दलदल का मतलब कैसी जमीन होती है? स्लिपरी जमीन होती है, और आप स्लिपरी जमीन में हर जगह आप स्लिप करेंगे, औंधे मुंह गिरेंगे। इसलिए कि आपको सहारा चाहिए, और बैसाखी दलदल में नहीं चलती है। मानिए, समझ लीजिए, बैसाखी नहीं चलेगी, आपको सहारा चाहिए। अरे हमने अपने कार्यक्रम का जो नाम रखा है दलदल, एक सेकेंड, उसका क्लियर होना जरूरी है, फिर आप लोग अपने अपने हिसाब से डिफाइन करते रहिएगा। दल मतलब अलग अलग दल, इसका मतलब वो दलदल कीचड़ वाला नहीं है जिसमें जफर इस्लाम साहब आपको बहुत सारा समझ करने की उम्मीद नजर आ रही है। मुझे समझ में आ गया है, ये जो दलदल हमने नाम दिया है इसका मतलब अलग अलग दल। सही दिया टाइटल आपने, ठीक है, नहीं सही टाइटल दिया। आप खुश हो सकते हैं इस पे, लेकिन फाइनल फैसला तो जनता को ही करना है, बाकी लोगों को जल्दी लेकर आते हैं। में कहावत, एक हिंदी में कहावत है, दलदल में देश को धकेल दिया, गिरेंगे और हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इनका इतिहास जाके देखिए, जिसके साथ गए उसको डुबा दिया, समाजवादी के साथ गए, समाजवादी। ठीक है, राजीव रंजन जी को मैं लेकर आना चाहूंगी। तू तुम्हें नहीं पढ़ते हैं, चारों और लोग इंतजार में हैं। राजीव रंजन जी, अब क्या होगा विपक्षी एकता का? नीतीश कुमार सबको जोड़ने में लगे हुए हैं, अब कई हिस्सों में उन्होंने दौरा भी किया। उसके पहले ममता बनर्जी भी आंखें दिखा रही है कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी भी आंखें दिखा रही है कांग्रेस को, और इधर यूपी से कह ही दिया गया है कि उत्तर प्रदेश से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखे। अब सपा की ओर से एक तरह का इंडिकेशन है। कैसे होगी विपक्षी एकता फिर? कैसे बीजेपी के सामने एक साझा उम्मीदवार आएगा? कई राज्यों में कुछ दलों के बीच अपनी असहमतियां हो सकती है सीटों को लेकर के, भविष्य में राजनीतिक जमीन को लेकर, लेकिन राष्ट्रहित में और लोकतंत्र को बचाने की जो ये बड़ी कवायद है, 23 तारीख को अगर देश के 17 राजनीतिक दलों के नेता यहाँ एकत्रित हो रहे हैं और इन दलों का शीर्ष नेतृत्व एकत्रित हो रहा है, तो निसंदेह ऐसे असहमति के बिंदुओं में कैसे हम न्यूनतम सहमति के कार्यक्रम बना सके, एक सीट एक उम्मीदवार, कैसे इस दिशा में हम अभियान को आगे बढ़ा सके, और फिर उन मुद्दों की तलाश करके जिस पर एक व्यापक गोलबंदी पूरे देश में हो सकती है। मुझे लगता है 23 से इस देश की राजनीति को एक नई दिशा मिलेगी, और जो 24 के होने वाले चुनाव या 23 के आखिरी महीनों में हो सकते हैं, ऐसी आशंकाएं भी कई लोगों के मन में अगर है, तो चुनाव की रणभेरी तो बच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य राजनीतिक दल, सबों ने कवायद शुरू कर, और अब जो परिस्थितियां हैं, मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मुश्किल दौर जो लोग नरेंद्र मोदी जी के चेहरे की बात बार बार करते हैं, ये कहीं से भी राष्ट्रपति शासन प्रणाली नहीं है, और अमेरिकी राजनीति के एक नकल की जो कवायद है इस देश में, मुझे लगता है उससे भी अलग हट करके देश की जनता सोच रही है। लेकिन राजीव जी, पिछले 2 चुनाव तो मोदी के चेहरे पर ही हुए, 2014 और 2019 एकमात्र नरेंद्र मोदी चेहरा थे, बाकी जगहों पर बाकी लोग थे। आप देखिए, आप बिहार में क्या हाल हो गया था, 40 में से 2 सीटों पर सिमट गई थी जेडीयू, वो भी इतनी मजबूत पार्टी रहते हुए। 2019 में भी आपको 16 सीटें तब आई जब बीजेपी और आप दोनों लोग एक साथ साथ थे, तो आप उनके चेहरे को खारिज कर देंगे? आज भी जितने भी आंकड़े सर्वे निकलकर सामने आते हैं, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ उतना ही है, थोड़ा बहुत इधर उधर जरूर असर पड़ता है। मृत्युंजय तिवारी जी, लेकिन आपके पास आते हुए सवाल तो कांग्रेस का है, 40 सीटें हैं, कांग्रेस को कितनी देंगे आप? हर कोई कांग्रेस को आंखें दिखा रहा है, वही कॉम्प्रोमाइज क्यों करे कांग्रेस पार्टी? 40 सीट देंगे, पूरे 40 दे देंगे, पूरा देंगे। आप बात को समझिए, यहाँ सीटों को लेकर के कोई किचकिच नहीं है चित्रा जी। 40 सीट पर बीजेपी को हराना है, ये उद्देश्य है। कोई डैमेज कंट्रोल कहाँ सवाल है? सब लोग मिलकर बीजेपी ये भी पूछ लेगी, वैसे भी 19 में आप लोग जीते ही नहीं थे एक भी सीट, एक सीट जीती थी, वो भी कांग्रेस। बताइए भला, बीजेपी आज से 20 वर्ष पहले 2 सीट थी लोकसभा में, आज 306 है।
यही ना लोकतंत्र है, इसकी खूबसूरती है। बिल्कुल। कि बीजेपी को, एनडीए को 39 सीट बिहार से मिले 2019 में, 24 में फिर 39 सीट मिलेंगे हम लोगों को, बीजेपी हारेगी। ये जनता के साथ धोखा, ये कभी भी लोकतंत्र में जनता बर्दाश्त नहीं करती है। और जो विपक्षी एकजुटता का संदेश बिहार से निकला है, आज पूरा देश देख रहा है बिहार, चित्रा जी। और जो जुटान होगा 23 जून को, महाजुटान में महा ऐलान होगा और संकल्प लिया जाएगा भाजपा मुक्त भारत बनाने का। सबके सुर अलग अलग है, कैसे संकल्प लीजिएगा? सबका सुर मिले, सुर हमारा तुम्हारा सब मिलेगा समय पर। आप पहले धीरे धीरे 24 आने तो दीजिए। पहले तो ये कहा जा रहा था कि कैसे मांझी जी का सुर तो मिला नहीं पा रहे हैं। वो माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं, वो कह रहे हैं कि अगर गलत काम करेंगे तो फिर ठीक नहीं होगा। वो अलग ही आंखें दिखा रहे हैं। पहले तो छोटे दलों को भी मिलाकर रखिए, जब बड़े बड़े दलों को फिर कैसे जोड़िएगा जब छोटे दल ही आंख दिखाएंगे तो। चित्रा जी, जब 18-20 दल साथ आ रहे हैं तो कुछ कुछ बयान आएंगे, कुछ कुछ सारी रणनीति बनेगी, सारे बिंदुओं पर बात तय होगी। लेकिन सब लोग इस बात से सहमत हैं कि भाजपा को हटाना है, देश को बचाना है। ये हमारे लिए प्रमुखता है। फिर तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। वो कह रहे हैं 40 सीटें कांग्रेस पार्टी के लिए। चित्रा जी, जाके मती भय खगेसा ताके पश्चिम उगही दिनेसा। अब इन लोगों का मति भ्रम हो चुका है। कांग्रेस हो चाहे ये लोग जो भी 16-17 दल 20 दल पता नहीं कितने दल हैं, सब लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं और सब एक दूसरे की सीट खाने में लगे हुए हैं। और सब एक दूसरे को धोखा कैसे दें, कैसे ज्यादा सीटें हड़पे। और कांग्रेस का इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस, अरे भाई आप बोलने दीजिएगा उसके बाद। अरे देखिए आप हमको बोलने दीजिए। अरे हम एनडीए में नहीं, हम बिहार के लोगों के साथ हैं, 11 करोड़ लोगों में साथ है। अरे मेरे झोपड़ी में लगी है आग, तो आपके खोपड़ी में कहा आग लगी है? अरे रामविलास पासवान जी को, अरे आपके खोपड़ी में आग कहा लगी है? अरे आपके झोपड़ी बचाइए। अरे आपके कीजिए, आप किसके साथ हैं? हम अपने आप बीजेपी के साथ, हम अपने झोपड़ी को खूब अच्छा से किए हुए हैं। बोलिए। अरे हम किसी के साथ नहीं, हम बिहार के 13 करोड़ लोगों के साथ में। हमारे लगा दिया बीजेपी। अरे हमारे बंगले में तुम्हारा क्या काम है? तुम क्यों बोल रहे हो भाई? हमारा ये कहना है आप लोग दलित विरोधी है। हमारे नेता चिराग जी का भी आप लोगों ने विरोध किया और हमारे नेता ने आपको तीसरे नंबर की पार्टी बनाई होगी। अरे आप लोगों का मती खराब है। अरे चारा बेचने वाले खाने वाले लोग, आप लोग क्या बिहार को नया बताइएगा? एक एक करके अपनी बात रखेंगे। क्या ठीक है, एक एक करके कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बीजेपी तो प्लान कर रही है कि 10 सीटें अपने सहयोगी दलों के लिए रखेगी, जिनमें से 3-3 एलजेपी के दोनों ही गुटों के लिए, 3 सीटें कुशवाहा जी के लिए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप कहा फॉर्मूला है, हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप काहे के लिए चिंतित है? आप ना देखिए, अरे आपको चिंता होती तो नीतीश कुमार के साथ मिलकर फेल करते। हमारे बंगले में, आपके खोपड़ी में आग लगी हुई है और आप देखिएगा कि आपका लालटेन को बुझा के रहेंगे, आपका लालटेन भी बुझेगा। बीजेपी का गुणगान करने से पहले नीतीश कुमार पर भरोसा किया है आपका बंगला बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलेंगे तो समझ में कैसे आएगा? एक एक करके धीरेन्द्र कुमार जी, मतलब वो पूछ रहे हैं कि आप किसके साथ जाएगा, बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ? नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? किस बात का डर है आपको? नहीं, डर की कहाँ बात है। हमारे नेता ने बोला है कि सही वक्त पर हम ऐलान करेंगे। मतलब इधर उधर दोनों ही जगह? नहीं, दोनों जगह नहीं है। हम बिहार के 13 करोड़ लोगों के साथ है चित्रा जी। और बिहार के लोगों को देश के हित में कई बार ऐसे फैसले लेने पड़े उपचुनाव में, जिसका आपको दिखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा के कहने पर उनको भी मदद किया और सीटें भी जीती है। तो आज हमको उस समय किसने लगाया? तेरे के बंगला में आग किसने लगाई? ये बता दीजिए आपके खोपड़ी में आग किसने लगाई? भाई एक चीज बात रखते हैं, हमारे झोपड़ी पर मत जाइए, आप अपने खोपड़ी पर जाइए। आप अपना खोपड़ी पर जाइए। अरे आपका खोपड़ी खराब कर दिया नीतीश कुमार। भाई आप बताइए ना, अरे आप बताइए ना भाई, आप क्यों नहीं बताते? ये बता दीजिए। नीतीश कुमार लगाए, बताइए। नीतीश कुमार जी लगाए। ये बताइए भला, नीतीश कुमार जी लगाए। बीजेपी के साथ हम लोग तो कह रहे हैं कि चिराग पासवान जी को केंद्र में मंत्री बनाए भाजपा। अरे बनाएंगे कि नहीं? मंत्री बनना होता तो सड़क पर नहीं लड़ते। हमारे नेता को अगर मंत्री बनने की शौक होती, आपके नेता की तरह नहीं है कि मंत्री बनने के लिए हाथ मिला लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए। ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए धीरेन्द्र जी, जल्दी से।
तेजस्वी यादव जी जो नीतीश लोग का पलड़ा लेकिन मजबूत हो गया ना। ना क्या मांझी जी अभी निकल गए, चित्रा जी क्या पलड़ा मजबूत हो गया? अभी लोगों का किधर जाएगा? जो 16% दलित मतदाता है बिहार का, किधर जाएगा? आप लोग भी उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, उधर से मांझी जी भी करते हैं, और महादलितों के लिए बहुत सारी योजनाएं नीतीश कुमार की ओर से दिलाई गई। आज ही एक को दलित भाई नहीं भूले हैं, रामविलास पासवान जी को मरने के 1 साल नहीं हुए उनके बंगले में आग लगाई। सुन लेते हैं, दलित भाई नहीं भूले हैं। ठीक है, सुन लेते हैं एक बार धीरेन्द्र जी। बिना ब्रेक का मोटरसाइकिल रोकिएगा। ठीक है प्लीज एक एक करके जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए जी। नीतीश जी उनके साथ हैं जी, मजबूती तो है। जहां देखिए वो खुद अपने अकेले कितनी स्थिति में है ये एक अलग और अलहदा विषय हो सकता है, लेकिन वो जिसके भी साथ चले जाते हैं उधर का पलड़ा तो मजबूत हो जाता है ना। इससे कैसे इनकार करेंगे आप? देखिए एक ये गलतफहमी है। वो दौर था कि वो क्या बोलते हैं उसको, एक ठगने का काम वो कर रहे हैं। नहीं कोई नहीं भूले, ठगने का काम कर रहे हैं। देश की जनता इस बार और बिहार की जनता समझ गई है, अपने क्रेडिबिलिटी को वो हो चुके हैं। अब ऐसे सूरत में वो चाह रहे हैं कि उनके पास होने के लिए कुछ नहीं बचा। विश्वसनीयता खत्म हो गई है। आप एनडीए के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे ये बोलने को तैयार नहीं है, तो जाएंगे एनडीए में जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये तो वक्त न तय करेगा चित्रा जी। देश हित में कई ऐसे फैसले हमारे नेता ने लिया है जो एनडीए के हक में गया है। हमारे उपचुनाव में तो हमने दिखाया है। अभी हम तटस्थ हैं और बिहार में 12 करोड़ लोगों के साथ है, 13 करोड़ लोगों के साथ है। तटस्थ वाला इतिहास तो आपने देख लिया 2020 में। आप लोगों का क्या हाल हो गया था? आप ही के साथ आएंगे तो अभी ये जो झगड़ा है ये मैच फिक्सिंग है। आप जो झगड़ा इनसे कर रहे हैं ठीक है। परविंदर सेठी जी को लेकर आना चाहेंगे। परविंदर सेठी जी सीधे आपके पास आते हुए, अब कांग्रेस पार्टी आपको अध्यादेश के मुद्दे पर अगर कांग्रेस पार्टी खुलकर अभी आपका साथ देने को तैयार नहीं दिखती है, तो फिर बार्गेनिंग के लिए आप कहेंगे कि दिल्ली छोड़ दो, पंजाब छोड़ दो, हम बाकी के 2 राज्य आपके लिए छोड़ देंगे। कम से कम पिछला रिजल्ट तो देखिए, आपके मुकाबले कांग्रेस का प्रदर्शन कम से कम इन दोनों ही राज्यों में लोकसभा में बेहतर था। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बोलिए क्या हुआ? बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। इसका देखिए, आप अगर देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मुद्दा अध्यादेश का नहीं है, ये देश का मुद्दा है। देश के जो भारतीय जनता पार्टी ने देश में जो अराजकता फैलाई है, ना ये खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, ना किसानों का सम्मान करते हैं, ना जवानों का सम्मान करते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। इसके लिए सारा महागठबंधन, सारी पार्टियां, सारा देश एकजुट हो गया है। इतना घमंड और इतनी, देखिए इस भारतीय जनता पार्टी को मैं आपको बताऊं, इसकी फाउंडेशन रखने वाले थे मदन लाल खुराना, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी, एल.के. आडवाणी, ऐसे धुरंधर लोगों की जो उन्होंने पार्टी खड़ी जो करी है, उसके ये फसल काट रहे हैं। लेकिन आज इनको जनता ने नकार दिया। चाहे आप ले लीजिए दिल्ली में इनको कि आप दिल्ली और पंजाब छोड़ दीजिए। मैं कांग्रेस पे ही आ रहा हूं। आपने जितना समय, आप 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी नंबर 2 थी, 2 पर आम आदमी पार्टी थी, और कांग्रेस और आप दोनों की वोट को अगर जोड़ भी लें तो भी बीजेपी के उम्मीदवार जितने मतों से दिल्ली की 7 सीटों पर जीते थे, दोनों को जोड़कर भी एक भी जगह आप लोगों का कोई वोट आगे नहीं बढ़ रहा है। ये भूल गई है क्या आम आदमी पार्टी? 5 सीटों पर वो नंबर 2 थे। आ रही हूं, जितना समय आपने सबको दिया, मुझे भी बोलने का समय दीजिए ना। मुझे अपनी बात रखने का समय देंगे तो तभी मैं बोल पाऊंगा ना। आप एक बात बताइए, दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। 3 बार ये विधानसभा हारे हैं, उसके बाद एमसीडी हारे हैं, उसके बाद हिमाचल हारे हैं, उसके बाद कर्नाटका हारे हैं। इनकी राजनीतिक जमीन जो है सरकती नजर आ रही है। इनके जो अलायंस थे, चाहे अकाली दल हो चाहे शिवसेना हो, इनको छोड़कर चले गए। इन्होंने उनके साथ भी धोखा करा, चाहे ऑपरेशन लोटस करके इन्होंने सरकारें बनाई है। महागठबंधन की जब सीनियर लीडरशिप बैठेगी तो सब लोग की सेटलमेंट हो जाएगी। अभी जो इनिशियल जो लोग हैं, सारी पार्टियां ये बता रही हैं कि जो से क्यों बोल रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी को? वो इसलिए बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी बहुत स्ट्रांग है, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी बहुत स्ट्रांग है, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी जीती है, बंगाल के अंदर ममता बनर्जी स्ट्रांग है। इस करके वो अपना पक्ष रख रहे हैं। लेकिन जब सब पार्टियां बैठेंगी, सीनियर लीडरशिप बैठेगी, तो ये तय है, ये महागठबंधन बनेगा और भारतीय जनता पार्टी को उस समय यह पता लगेगा कि इस देश की जनता ने उनको नकार दिया है। अभी आपने देखा दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने एक जल्दी से 2 लाइन में परविंदर सेठी जी, मैं बोल रही हूं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दोनों का वोट अगर जोड़ भी दिया जाए तो भी
जो 2019 का रिजल्ट रहा था दिल्ली का, बीजेपी आप लोगों से बहुत आगे है, बहुत आगे है। अरे आप उसके बाद ये विधानसभा हारे हैं, उसके बाद ये एमसीडी हारे हैं। आप देखिए ना, एमसीडी का जो चुनाव होता है बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी पर बताता है। एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है, और इस बात का भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह पता है, उनकी 7 में से एक भी सीट नहीं आएगी। जफर साहब, मैं आपके पास आ रही हूं, अभय दुबे जी, सीट नहीं आएगी, फिर छोड़ देंगे विपक्षी एकजुटता के लिए आप दिल्ली और पंजाब, फिर वो राजस्थान एमपी आपके लिए छोड़ देंगे। नहीं, देखिए, हमने तो पहले ही कहा कि राहुल गांधी जी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखते हैं, और आपने कहा कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव जीते, तो सबसे बड़ा प्रमाण पत्र तो अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दिया भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी के चेहरे का, चाल चरित्र चेहरे का। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का चेहरा अब नहीं चलने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हिंदुत्व के नाम पर देश को दिग्भ्रमित कर रही है, वो भी इनका नहीं चलने वाला है। तो खुद इनके जो संगठन है, उन्होंने इनकी पोल खोल दी। जहां तक विपक्षी दलों का, जहां तक एक बार बोल लेने दीजिए, नेटवर्क में वैसे ही दिक्कत है, उनकी आवाज नहीं आ रही है। एक बार उनको बोल लेने दीजिए, उसके बाद आ रही हूँ जफर साहब में। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान पराभव यहां से प्रारंभ भारतीय जनता पार्टी का हो जाएगा। हमने कहा है, राहुल गांधी जी ने, कि जो जहां मजबूत है दृढ़ता से लड़े। अगर गठबंधन चुनाव के पहले नहीं हो सकता है, तो चुनाव के बाद के गठबंधन के लिए आपके लिए क्या है संकेत? आप कह रहे हैं जो जहां मजबूत है वहां पर लड़े, मतलब आप भी आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली पंजाब छोड़ने को तैयार हैं, क्या ये मतलब निकाला जाए? हमने तो आपको बता दिया चित्रा जी प्रामाणिक रूप से कि दिल्ली और पंजाब दोनों ही में हम लोग लोकसभा में बहुत ज्यादा आप पार्टी से आगे थे। लेकिन आज देखिए, जिस प्रदेश में हमारा गठबंधन नहीं होगा, वहां बड़ा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, हमारे साथ आरजेडी, जेडीयू है, AIADMK है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, शिवसेना है, एनसीपी है। बड़े दलों का 2 नाम गिना देंगे, कोई बचा ही नहीं इनके साथ। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ इतने अहंकार में डूब गए थे ये, इनको, अरे ये आप सेकुलर हो जाते हैं, घर से दरबदर भाजपा। एक बार अभी जी को बोल लेने दीजिए, जफर इस्लाम साहब भी बहुत इंतजार कर रहे हैं, राजीव रंजन जी। भारतीय धीरेन्द्र कुमार जी की पार्टी तो भाजपा खा गई, फिर भी देखिए सत्ता की लोलुपता। अरे हम भी आदर करते थे रामविलास पासवान जी का, सामान बाहर उठाकर फेंक दिया धीरेन्द्र जी, फिर भी आप उनकी शरण में बैठे हैं। अरे आइए मैदान में, चुनाव के पहले धीरेन्द्र भाई, चुनाव के पहले आप ही इधर आएंगे। मैं जानता हूं रामविलास पासवान जी के स्वभाव से आप परिचित नहीं है जितना हम लोग स्टैंड के साथ छोटे हैं, लेकिन स्वाभिमान के साथ आएगा 2024 का। आपके जैसे बड़े नहीं है कि किसी के साथ प्रतिपक्षी दल की नाव में सवार, नौका में सवार हो जाएंगे। आप सोचिए कि आप कहां से कहां पहुंचते जा रहे हैं। लोग आपके हाथ से हाथ मिलाना चाहते थे, आप कहां से कहां पहुंचा दिया लोगों से हाथ मिला रहे हैं आपको। सभी भ्रष्टाचार खा गए आपका वो लोग तो। लेकिन कुर्बानी अभय दुबे जी ज्यादातर कांग्रेस पार्टी से ही मांगी जा रही है, तो मुश्किलें हैं आप लोगों के लिए, इतना आसान नहीं रहने वाला है रास्ता। और आप बार बार कह रहे हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, लोकसभा के क्या आंकड़े थे? वो भी तब जब आपने अच्छा प्रदर्शन किया था, विधानसभा में सरकार भी बना ली थी, तो भी लोकसभा आते आते आप लोगों का सुपड़ा साफ तीनों ही राज्यों को उठाकर देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में जरूर थोड़ा क्लोज फाइट था, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में क्लीन स्वीप एक तरह का था भारतीय जनता पार्टी के लिए। 19 का चुनाव इमोटिव इशू पर था। प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगे, देश को भावनात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने, और उसका सच सामने आ गया। सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि सरकार की कमी की वजह से ये इतनी बड़ी घटना घटी। तो आज इनका राष्ट्रवाद का मुखौटा भी उतर गया। जब चीन भारत की सीमा में अतिक्रमण करके बैठा है, तब ये राष्ट्रवाद का मुखौटा भी नहीं लगा सकते। तो ये सारे मोर्चों पर अब देखिए, मैं जवाब इनको देता हूं। संघ ने कहा चुप करा दीजिए, मैंने देखिए बीच में नहीं बोला। सुन लीजिए अभय दुबे जी, इतना टेंशन में मत रहिए, सुनिए मेरे बात सुन लीजिए। मैं कर्नाटक बहुत हो गया बोलना, कर्नाटक प्रसन्न है, तनाव आपके चेहरे पर है। कर्नाटक अभी जरा सवाल ऐसा उठ रहा है, सवाल नहीं सुनिए, सवाल ये उठ रहा है देश में, मैं जो सवाल उठा रहा हूं, देश में ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये शिवसेना के बारे में अभी बात किया कि वो मेरे दल में हैं, हम उनके साथ सहयोगी दल में हैं, तो क्या इनका स्टैंड क्या होगा? वीर सावरकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस सब जो विचारधारा वाली चीजें हैं, उनमें इनका क्या स्टैंड होगा? क्या अनुराग कुश्ती नहीं होती इनसे? होती है ना। उसी तरह से देखिए बंगाल में, देखिए ममता बनर्जी ने कह दिया। आप जाइए
तेलंगाना में देखिए टीआरएस ने बिल्कुल साफ कर दिया कि कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। आप देखिए कई ऐसे प्रदेश है जहां पर कांग्रेस, एक मिनट सुनिए, मैं जवाब देता हूँ, अभी आप ही पर आ रहे हैं। ये सारे जगह पे, अरे सुनो तो भाई, अरे इतना टेंशन में मत रहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि आप कितनी जगह जा रहे हैं, तो आप सिर्फ एक ही कोशिश में हैं कि मुझे बैसाखी दे दो, मैं कहीं का नहीं रहा, इसलिए आप कोशिश में। लेकिन हकीकत तो ये कि जिनके साथ आप गठबंधन करना चाहते हैं, आप प्रदेश में गठबंधन उनके साथ नहीं कर सकते। प्रदेश में आप उनसे लड़ाई कर रहे हैं और देश में आप उनसे गठबंधन करना चाह रहे हैं, तो क्या जमीन पे ऐसा पॉसिबल है? नहीं हो सकेगा। ये एक दूसरे को के साथ दूरा कुश्ती करेंगे और हर का साथ छूटेगा। और ये हमारे बारे में कह रहे, खुद साहब, जब विपक्षी एकजुटता हो जाएगी तो मुश्किलें होंगी ना आपके लिए। जब एक बीजेपी के कैंडिडेट के सामने साझा विपक्षी उम्मीदवार होगा, अगर होगा, तो फिर तो आपके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी ना। चित्रा जी, दूध का दूध, पानी का पानी, यही कर लीजिए। मैं आपके चैनल पे सवाल कर देता हूं, जवाब ले लीजिए। मैं चुप रहता हूं, उनसे जवाब ले लिए। पूछिए इनसे, अभय दुबे जी से, क्या उनको केजरीवाल एज ए प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्टेबल है या ममता बनर्जी एक्सेप्टेबल है? पूछिए जरा। या पूछिए आप मृत्युंजय भाई से कि क्या उनको जो है राहुल गांधी एक्सेप्टेबल है, ममता बनर्जी या केजरीवाल एक्सेप्टेबल है, या स्टैलिन एक्सेप्टेबल है? जरा ये कॉम्बिनेशन तो डालिए। ये सारे चक्रा के वही गिर जाएंगे, इसलिए कि सबको पता है कि सिर्फ सत्ता की राजनीति सत्ता में आने की राजनीति कर रहे हैं। ये कोई विचारधारा की राजनीति नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये सिर्फ लालच है, सत्ता की लालच है। इसलिए एक दूसरे का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो हाथ पकड़ रहे हैं आजकल छोड़ देंगे फौरन। पूरा देश जानता है कि एक ही देश महत्वाकांक्षा है। सवाल जो किया उसका जवाब मोदी जी। मैं चुप हो गया, सवाल का जवाब मोदी जी के अलावा देश में कोई महत्वाकांक्षी नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री पद के लिए मरता है। राहुल गांधी जी ने कहा है प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व करेंगे इस देश के किसान। आपको केजरीवाल एक्सेप्टेबल है कि नहीं, पहले बताइए। ममता बनर्जी उसका नेतृत्व करेगी वो महिलाएं जिनको महंगाई की आग में झोंक दिया, वो पहलवान जिनको प्रताड़ित किया आपने, वो बेरोजगार युवा जिनको आपने लाठीचार्ज करके मारा, वो सब नेतृत्व करेंगे। वो सब हमारे प्रधानमंत्री पद का चेहरा है। पानी यही हो गया। यहाँ प्रधानमंत्री पद की लड़ाई नहीं है, ये सब वो सिर्फ आपकी निराशा सत्ता में आने की लालच है। ठीक है, जरा अभय दुबे जी को बोलने दीजिए, उनकी थोड़ी तकनीकी दिक्कत है, उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। अभय दुबे जी बोलेंगे, उसके बाद मृत्युंजय जी कुछ। परविंदर जी आपके पास भी आ रही हूँ। अभय दुबे जी जल्दी से एक लाइन में अपनी बात को खत्म कीजिए। सवाल का जवाब दिलवाइए। ठीक है, पूछ रही हूँ सर, पूछ रही हूँ। सभी प्रतिपक्षी दल इस बात पर सहमत है कि इस बार, अरे आप चुप कराइए, जवाब देने दीजिए। क्या सांसद रहे हो कि नहीं भाई? क्या केजरीवाल एक्सेप्टेबल है? इस देश का नेतृत्व करेंगे वो महिलाएं। देखिए अब बेशर्मी है। अरे कुछ दोनों लोग इस तरह से बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। प्लीज एक ही करके अपनी बात रखेंगे। राजीव रंजन जी आपके पास आते हैं। ठीक है सर, दोनों लोग बोल रहे हैं, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। मैं और आज तो अभय दुबे जी के फ्रेम में थोड़ी दिक्कत है, तो अब बीच में सब लोग बोल रहे हैं, उनकी आवाज भी साफ नहीं आ रही है। राजीव रंजन जी आपके पास आते हुए जेडीयू से पूछ रही हूँ। एक सेकंड सर प्लीज। राजीव जी, मेरा आपसे सीधा सा सवाल ये है, देखिए दलित वोट बैंक बिहार में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। आपने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री इसीलिए बनाया क्योंकि आप एक मैसेज देना चाहते थे। अब मांझी अगर उधर चले जाते हैं और दशरथ मांझी के परिवार के 2 लोगों को आप शामिल करा लेते हैं, तो सिर्फ क्या ये सिंबॉलिक पॉलिटिक्स नहीं हो गई? क्योंकि जीतन राम मांझी तो एक बड़ा चेहरा है ना, उनकी काट में दशरथ मांझी के परिवार वाले क्या वास्तव में वो इम्पैक्ट डाल पाएंगे बिहार में? मुझे ऐसा लगता है दोनों ही अपने अपने तरीके से दोनों को एक दूसरे के मुकाबले खड़ा करने का कोई औचित्य नहीं है। जो दशरथ मांझी का व्यक्तित्व है और उनका जो कृतित्व है, बिहार की जनता के मन में उनके लिए अगाध श्रद्धा है। जहाँ तक जीतन राम मांझी जी का सवाल है, औसत राजनेताओं की कतार में वो महत्वपूर्ण क्यों बने? नीतीश कुमार जी ने उनके गले में मुख्यमंत्री पद का माला डाल दिया। अब वो नेता हो गए, कभी इधर कभी उधर की जगह पर है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आज जो ताजा आरोप लगाया वो बेहद गंभीर है कि वो महागठबंधन की बैठकों से जानकारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को देते थे। अब सवाल ये है कि ये हमारे महागठबंधन का अंदरूनी मसला है और 17 दलों के जो नेता आ रहे हैं उसमें ऐसे भी मांझी जी का दल शुमार नहीं था।
मैंने जिस बात को कहना चाहा, जो आप तब तक दूसरे पैनलिस्ट के पास चली गई थी, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव क्यों मुश्किल है कि अभी ये सच कहा। भाई जरा जवाब दीजिए ना। अरे लीडरशिप की बात का जवाब दीजिए। जफर इस्लाम जी, जफर साहब उनको बोलने नहीं दीजिए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी की पार्टी को बुलाया ही नहीं गया था विपक्षी दलों की बैठक में, फिर दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं कि अगर वो सुन लेते बैठक में क्या बातें हो रही है जाके बीजेपी को बता देते। ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं राजीव जी? अरे चित्रा जी, आप भी जानती हैं 17 दलों की लिस्ट देख लीजिए ना। जवाब नहीं मिल पा रहा है चित्रा जी। अरे क्या हुआ जफर भाई, आप इन्हीं से बात करिए। नहीं, मैं ऐसी स्थिति में तो बात नहीं। अरे मैं तो सवाल उन्हीं से बात, मैं चुप ही करा सकती हूँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ? जफर इस्लाम साहब प्लीज, उनकी आवाज। देखिए, जब इतने शालीन प्रवक्ताओं की ये दुर्दशा मैं जब देख रहा राहुल गांधी तो इस हताशा और बौखलाहट को मैं समझ सकता हूँ कि इस नाव में इतने सुराख हैं कि डूबती नैया में जो सवार होगा वो भी डूबेगा। और इसीलिए ये हमसे पूछते हैं कि हमारे साथ कौन है, अपने बारे में नहीं बताएंगे कि इनके साथ कौन। कोई नामलेवा नहीं है और मोदी जी का सिक्का खोटा हो चुका है। बाजार में ये सिक्का चलने के लिए तैयार नहीं है। राज्यों का नेतृत्व बौना है आपका, और मुकाबले बल बोलते रहिए, बोलते रहिए, खोटा मोदी जी हो बस बोलते रहिए। आपका सिक्का चल रहा है। देखिए चल रहा है तो बताओ चित्रा जी, सिक्का चल रहा है भाई? कांग्रेस का चल रहा है। मैं अपनी बात करूंगा कि आपकी बात करूंगा? नीतीश कुमार का सिक्का जफर चल साहब रहा उनको है। बोलने दीजिए, दोनों के स्टूडियो में भी लोग बोलना चाह रहे हैं, वक्त हमें रखने की इजाजत दे रहा है। जल्दी से राजीव रंजन जवाब नहीं दे पा रहे। ठीक है जफर साहब, हो गई, एक बार बोल लेने दीजिए उनको, जवाब तो दीजिए। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का जो चेहरा है वो निस्तेज हो चुका है। दिन काफी बुरे हैं, अच्छे दिन तो नहीं आए, बुरे दिन जरूर आ गए हैं। और इस बुरे दिन में भाजपा की नैया जब ऑब्जर्वर ने, ऑर्गेनाइजर ने मान ली है कि आपकी नैया डूब रही है, तो अपने संघ परिवार के संदेश को ग्रहण कर लीजिए। संघ ने भी मान लिया है कि मोदी के चेहरे पर, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर भाजपा की नैया पार नहीं होने वाली है। जितना चीखिए, चिल्लाइए, स्टूडियो में अराजकता पैदा कीजिए, आपके दिन पूरे हो गए। जफर ठीक है, 7 महीने पहले तक उसे बीजेपी के साथ जब सरकार चला रहे थे तो बहुत अच्छे लग रहे थे संजय तिवारी जी। ये तो बिहार का चरित्र देखिए, आपके बगल में भी जो बैठे हुए हैं इनका भी नहीं पता कि ये किधर जाएंगे। उधर मांझी जी भी अचानक 23 तारीख की बैठक के पहले इधर आ गए, इधर खुद नीतीश कुमार को लेकर भी समय समय पर सवाल खड़े। क्या है ये बिहार की पॉलिटिक्स? चित्रा जी, लोकतंत्र में जनता जिधर जाती है उधर ही ताकत होती है। और जनता महागठबंधन के साथ है। 2015 का रिजल्ट सबको पता है, और 2020 का सोचिए, जब नीतीश कुमार जी उधर थे तब तो तेजस्वी यादव जी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी हुई, और जब अब नीतीश जी इधर है तो फिर बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा, बीजेपी का आता पता नहीं रहेगा। जब सारे देश की सरकार, अन्य राज्यों की सरकारें आ गई तो अकेले तेजस्वी यादव जी ने महागठबंधन का नेतृत्व किया, तो 4-5 सीटों से सरकार बनाने से रह गए। एक करके अब तो नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ है। अब इन लोग का आता पता कहाँ रहेगा बीजेपी का? बीजेपी तो बटोर रही है, जनता रहेगी। अरे तो लेकिन अपने सहयोगियों को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं नीतीश कुमार? यही तो बड़ा सवाल बना हुआ है। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। 23 तारीख को विपक्षी दलों की बैठक में क्या विरोधी दलों के सुर एकजुट नजर आएंगे बीजेपी के खिलाफ, या फिर दल दल की अलग जो विचारधारा या विचार या जिस तरह की स्थिति अभी सुनाई दे रही है वही आगे भी जारी रहेगी 24 के चुनावों तक। लगातार इस खबर पर आज तक की नजर बनी रहेगी। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए।